पेपर अध्ययन श्रृंखला में यह पेपर है रीट 2022 का सेकंड लेवल का पेपर है जो 4th शिफ्ट में हुआ था। हमने अभी तक 2 शिफ्ट के पेपर देखे हैं और रीट के जितने भी पेपर हुए हैं उनको अलग अलग शिफ्टों में हम देखेंगे। यहाँ हम साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो यहाँ पर सीखने की प्रक्रिया में शामिल है पूछा है, तो शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और पर्यावरणीय, ये तीनों जो हैं ये सीखने की प्रक्रिया में शामिल है। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ आंसर दिया है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। तो यहाँ सूक्ष्म प्रणाली जो है वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। सूक्ष्म प्रणाली यानी माइक्रो सिस्टम जो है ये निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। उसके अलावा ऑप्शन में मोनो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और कालक्रम दिया, लेकिन यहाँ सूक्ष्म प्रणाली जो है ये निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान ने बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिस्थापित किया। तो ये हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। उसके अलावा बिने के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया था, एक कारक बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया गया था, और थ्रस्टन ने सिद्धांत दिया था बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत दिया था। और यहाँ पूछा है बहुबुद्धि का सिद्धांत है, तो गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया था। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ मान्यता प्रमाण पत्र के बिना कोई भी जो विद्यालय है वो स्थापित नहीं किया जाएगा RTE 2009 अधिनियम के अनुसार। अगला प्रश्न है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। यहाँ अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को, यानी व्यवहार में किसी भी तरह का स्थायी परिवर्तन है, उसे अधिगम कहा जाता है। यहाँ ऑप्शन में जो है विचारण, अनुभूति और प्रेरणा शब्द दिए थे, लेकिन स्थायी परिवर्तन जो होता है वो अधिगम द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ है। यहाँ RTE 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक की शिक्षा जो है वो प्रारंभिक शिक्षा है। अगला प्रश्न जिसमें बोनस दिया गया प्रश्न था, आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। आनुवंशिकता तंत्र के अध्ययन के क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है, तो इस प्रश्न में बोनस दिया गया। अगला प्रश्न, RTE अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने का निर्देश देता है। तो यहाँ RTE अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए 45 घंटे काम करने का निर्देश देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। तो यहाँ जैविक निर्धारक नहीं है, तो ऑप्शन में स्थितिजन्य जो संरचना है, स्थितिजन्य संरचना यहाँ जैविक निर्धारक नहीं है। जैविक निर्धारक के रूप में यदि देखें तो तंत्रिका तंत्र, वाहिनीहीन ग्रंथियां और दैहिक संरचना जो है ये जैविक निर्धारक है, लेकिन स्थितिजन्य जो संरचना है ये जैविक निर्धारक नहीं होते हैं व्यक्तित्व के अंदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। तो यहाँ आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन में प्रगति जो है ये आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। उसके अलावा रूपांतर, प्रतिगमन और जैसे पैदा होता है ये जो है ये आनुवंशिकता का सामान्य नियमों में है, लेकिन प्रगति जो है ऑप्शन ए में जो प्रगति जो है ये आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में कौन सा एक कदम नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में जो गतिशील दृष्टिकोण है ये वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में कदम नहीं है। उसके अलावा यदि वैज्ञानिक अनुसंधान के अंदर बात करें तो एक समस्या की अवधारणा, संशोधन, शोध निष्कर्ष और आधार सामग्री एकत्रित करना ये वैज्ञानिक अनुसंधान की दिशा में एक कदम है, लेकिन गतिशील दृष्टिकोण जो है ये वैज्ञानिक अनुसंधान की नहीं है। अगला प्रश्न है, परीक्षण की खालिस्तान का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांशों की संगति से है। तो यहाँ जब दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लाभांशों की संगति समान है तो विश्वसनीयता है। यदि अलग अलग अवसरों पर एक ही व्यक्ति द्वारा जो प्राप्त लाभांश समान है तो इसका मतलब वो विश्वसनीयता है परीक्षण की। अगला प्रश्न है, बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है। तो 2009 अधिनियम के अंतर्गत मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आता है। अगला प्रश्न है, शिक्षकों को मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अधिक व्यावसायिक कौशल सीखें। ऑप्शन में यहाँ पर दिए गए हैं परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, लेकिन यहाँ तो प्रश्न में मानसिक विक्षिप्त लोगों के बारे में कहा है। सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कड़ा परिश्रम करें, लेकिन वो कमजोर होते हैं, लगातार प्रतिस्पर्धी खेलों में समय बिताएं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है शिक्षक द्वारा मानसिक विक्षिप्त लोगों के लिए यहाँ पर अधिगम व्यावसायिक कौशल सीखने के लिए ध्यान देने को कहा गया है। अगला प्रश्न है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना। तो पारितोषिक दंड के माध्यम से सीखने की बात जो है वो क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत में करते हैं कि पारितोषिक या दंड के माध्यम से सीखने की बात की जाती है।
अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व पूछे हैं। फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक जो तत्व हैं वो इदम, अहम और प्राअहम जो है, ये फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व हैं। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को कहा जाता है। स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को यहाँ समस्थिति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है। वेतन कम है और काम घंटे लंबे हैं, लेकिन वे बच्चों के पास आसपास रहना पसंद करती हैं और उच्च वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की कोई इच्छा नहीं रखती हैं। सीता की प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? तो ये एक आंतरिक प्रेरणा है, क्योंकि वो नौकरी की तलाश करने की इच्छा ही नहीं रखती और वो बच्चों के पास रहना पसंद करती है, इसलिए उसकी आंतरिक प्रेरणा है। अगला प्रश्न है, प्रतिभाशाली की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रतिभाशाली की पहचान के लिए माता पिता की राय, शिक्षकों की राय, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, या सामुदायिक दृष्टिकोण। तो यहाँ इन सभी से सर्वोपरि प्राथमिकता पूछा है। प्रतिभाशाली की पहचान के लिए हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम जो है इनको प्राथमिकता देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो आसीन जीवन शैली जो है ये उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर क्रीड़ा में भाग लेना यानी खेल में भाग लेना, क्रॉस वर्ड पहेली पर काम करना और पठन करना, ये सभी संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन आसीन जीवन शैली यहाँ उपयुक्त नहीं है। अगला प्रश्न है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये किसके द्वारा कहा गया है? ये डार्विन के द्वारा कहा गया है कि जीवन अस्तित्व के संघर्ष और उत्तरजीविता की एक सतत श्रृंखला प्रस्तुत करता है। ये डार्विन द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्याजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? यहाँ पर प्याजे के द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में जो अवस्थाएं या काल दिए गए हैं उनमें नहीं है पूछा है। तो यहाँ पर 4 अवस्थाएं बताई थी जिन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में। इसमें सबसे पहले संवेदीपेशीय अवस्था बताई थी और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो चक्रीय चरण है ये प्याजे द्वारा नहीं दिया गया। उसके अलावा संवेदी प्रेरक स्थिति, पूर्व संक्रियात्मक स्थिति और औपचारिक प्रचालन, और उसके अलावा एक स्थिति जो थी वो मूर्त संक्रियात्मक थी। तो ये 4 अवस्थाएं जो थी ये प्याजे द्वारा संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में दी गई थी, चक्रीय चरण नहीं दिया गया। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि कहलाती है। मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि जो है वो विचारण कहलाती है। यहाँ ऑप्शन में अधिगम दिया गया, मानसिक कल्पना दी गई, संकल्पना दी गई, लेकिन यहाँ जो सही उपयुक्त होगा वो विचारण होगा। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है तो मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि विचारण कहलाती है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र पूछा है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु और गुणांक 100 जो है MA बटा CA गुणा 100 बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। ये सूत्र 1916 में टर्मन के द्वारा दिया गया, जबकि बुद्धि परीक्षण के जनक के रूप में एल्फ्रेड बिने को जाना जाता है। बुद्धि लब्धि का जो सूत्र है वो टर्मन द्वारा दिया गया, लेकिन बुद्धि परीक्षण का जनक जो है एल्फ्रेड बिने को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आत्मसात्करण। आत्मसात्करण क्या है ये पूछा है। आत्मसात्करण यहाँ वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना आत्मसात्करण कहलाता है। ये जो है ये जिन प्याजे द्वारा ही संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में बताई गई थी। अनुकूलन के अंदर 3 क्रियाएं बताई गई थी, जिसमें पहली थी आत्मीकरण की, दूसरी थी व्यवस्थापन की और तीसरी संतुलीकरण की। जिसमें आत्मीकरण या फिर समावेशीकरण जो था वो पूर्व ज्ञान में नवीन ज्ञान जोड़ना था। व्यवस्थापन या समायोजन जो था वो पुराने ज्ञान में संशोधन करना, और जो संतुलीकरण था वो नया सीखना व पुराने ज्ञान में संशोधन करना था। तो ये आत्मसात्करण जो है ये वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं। यहाँ शिक्षा के आधार पूछे हैं। शिक्षा के जो आधार हैं वो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। ये शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, डिस्लेक्सिया कहते हैं। डिस्लेक्सिया पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे डिस्लेक्सिया कहा जाता है। गणित समझने में जो कठिनाई होती है और उसे डिसकैलकुलेलिया कहा जाता है। वर्तनी लिखने में जो कठिनाई होती है उसे डिसग्राफिया कहा जाता है। तो यहाँ पूछा है डिस्लेक्सिया का, तो पढ़ने में कठिनाई डिस्लेक्सिया कहलाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति को चित्र की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और उसे एक कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। यह प्रक्षेपी तकनीक में प्रयुक्त की जाता है। यहाँ जो कथानक संप्रत्यय परीक्षण जो है, जिसे हम टेट के नाम से जानते हैं, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जो होता है, उसके तहत ही जो है वो
कुछ कार्ड दिखाए जाते हैं यानी चित्र दिखाए जाते हैं और कहानी बनाने के लिए कहा जाता है। ये प्रक्षेपी जो तकनीक है ये कथानक संप्रत्यय परीक्षण कहलाती है। उसके अलावा जो हरमन रोशा यहाँ दिया गया है, हरमन रोशा या रोशक जो रोशा ने IBT शाही डब्बा परीक्षण है वो दिया था प्रक्षेपी तकनीक पे। और यहाँ पूछा है कि चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई जाती है और कहानी बनाने को कहा जाता है, तो कथानक संप्रत्यय परीक्षण जो यहाँ टेट के नाम से हम जानते हैं इसको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए एक व्यक्तिगत विधि नहीं है? तो यहाँ व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तिगत विधि नहीं है, व्यक्तिगत विधि नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ निर्धारण मापनी जो है ये व्यक्तिगत विधि नहीं है। व्यक्तित्व आकलन के लिए व्यक्तिगत विधियों के अंतर्गत व्यक्तिगत विधियों में आत्मनिष्ठ यानी व्यक्तिगत जो विधि है उसे आत्मनिष्ठ विधि यहाँ भी कहते हैं। आत्मनिष्ठ विधियों के अंदर आत्मकथा, व्यक्ति इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि जो है ये आती हैं। लेकिन जो निर्धारण मापनी विधि है, निर्धारक मापनी विधि है, ये वस्तुनिष्ठ विधियों के अंदर आती है जो गाल्टन द्वारा दी गई थी। ये निर्धारण मापनी जो है ये वस्तुनिष्ठ विधि है, लेकिन यहाँ पर व्यक्तित्व आकलन के लिए व्यक्तिगत विधियां पूछी गई हैं तो निर्धारण मापनी नहीं होगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? मानसिक मंदता का वर्गीकरण में नहीं आता है, तो यहाँ पर हल्की मंदता, मध्यम मंदता और गंभीर मंदता जो है ये मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंदर आती है, लेकिन तीव्र मंदता जो है ये मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस प्रकार के प्रश्न रीट 2022 के सेकंड लेवल के अंतिम शिफ्ट में पूछे गए थे।